आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। क्लास 11th डेप्रीशिएशन का टॉपिक और उसमें भी थ्योरी 2 पार्ट अभी तक आ चुके हैं मेरे डेप्रीशिएशन के ऊपर। ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी उस थ्योरी वाले पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं और डेप्रीशिएशन के क्या क्या पार्ट हम इसमें देखेंगे वो अभी हम शुरू करेंगे। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप डेप्रीशिएशन का मीनिंग, डेप्रीशिएशन की क्या ज़रूरत है, डेप्रीशिएशन को कौन से फैक्टर इम्पैक्ट डालते हैं, क्या कारण है, कॉजेज़ वगैरह, वो इन दोनों वीडियो में देख लेंगे, मिल जाएंगे आपको। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके थ्रू आप बेसिक नॉलेज ले सकते हैं कि डेप्रीशिएशन की हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अभी हम पार्ट 3 शुरू करते हैं। पार्ट 3 में सबसे पहले हम देखेंगे कि अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो डेप्रीशिएशन निकालने के लिए हमें एक तो कॉस्ट ऑफ एसेट चाहिए होती है। इस कॉस्ट ऑफ एसेट में मैं आपको दोबारा से रिवाइंड करा दूं, आप वीडियो पार्ट सेकंड में जाकर देख सकते हैं। यहाँ अभी हम बता दें कि इसमें परचेज प्राइस होता है और उसमें प्लस जो सारे वो एक्सपेंस होते हैं जो जब तक उस पर्टिकुलर एसेट को हम क्या कहते हैं वर्किंग कंडीशन में ना लिए जाएं, तो उस समय तक हम जो भी खर्च करते हैं वो सब कॉस्ट ऑफ एसेट कहलाती है। फिर होती है एस्टिमेटेड नेट रेजिडियल वैल्यू। ये क्या होती है ये भी आप पार्ट सेकंड में जाकर चेक कर सकते हैं कैसे हम इसको निकालते हैं वो। एंड फिर थर्ड होता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये भी इसी पार्ट सेकंड में आपको मिल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से हम एस्टिमेटेड नेट रेजिडियल वैल्यू को माइनस करें और फिर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दें तो हमारा डेप्रीशिएशन का अमाउंट कितना होता है वो कैलकुलेट हो जाता है। अगर रेट ऑफ डेप्रीशिएशन के डेप्रीशिएशन किस रेट से दर से लगाया जाए, जैसे हम कहते हैं कि 5% से लगा रहे हैं, तो ये 5% कैसे निकला? तो ये ऐसे निकलेगा जो भी आपका डेप्रीशिएशन बनता है पूरे साल का वो अमाउंट ऊपर आ जाएगा जो यहाँ से कैलकुलेट होगा। नीचे उसकी एक्विजिशन कॉस्ट आ जाएगी, कितनी उसकी ये वाली कॉस्ट ऑफ एसेट है वो आ जाएगी, एंड इनटू में 100। तो अगर ये हम कर दे तो हमारे सामने क्या आ जाएगी, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन आ जाएगी। ठीक है। अगर एक एग्जांपल लें तो देखिए, जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया कि 10,000 का हमारा डेप्रीशिएशन अमाउंट आता है, उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 1 लाख है। एक्विजिशन टोटल कॉस्ट को कह रहे हैं यहाँ पर हम, एंड इनटू 100 कर दें तो हम देखेंगे कि डेप्रीशिएशन की जो रेट निकल कर आएगी वो 10% आएगी। तो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन ऐसे निकाला जाएगा, जो देखेंगे हम स्ट्रेट लाइन मेथड में भी हमारे लिए यूज़फुल होगा। अब मेथड्स की बात की जाए कि कौन कौन से मेथड से हम डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो डेप्रीशिएशन अमाउंट जो है वो चार्ज किया जाता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। वो डिपेंड करता है कि डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना है। ये पार्ट सेकंड में आपको मिल जाएगा कि डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या होता है, एंड मेथड ऑफ एलोकेशन, उसको किस तरीके से बांटा जाए, कैसे कैसे इस डेप्रीशिएबल अमाउंट को उसकी यूजफुल लाइफ में डिवाइड किया जाए, वो मेथड होते हैं उसके अलग अलग। तो मेनली तो सिर्फ 2 ही मेथड जो है वो लो हमें कहता है कि इनको फॉलो करना चाहिए, और प्रोफेशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस में भी इनको सिर्फ 2 को मेनली लिया गया है। वो पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको हम SLM कहते हैं, और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड जिसको हम WDV कहते हैं। इनको आगे हम स्टडी करेंगे क्या होते हैं ये, पर अभी मेन मेथड ये 2 ही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मेन मेथड्स हैं। इन 2 मेन मेथड के अलावा एक जैसे एन्युटी मेथड होता है, एक डेप्रीशिएशन फंड मेथड होता है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड होता है, एक सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड होता है, एक डबल डिक्लाइनिंग मेथड होता है। तो ये हैं तो बड़े सारे, पर ये आपके कोर्स में नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि डेप्रीशिएशन के उन 2 मेथड के अलावा भी ये मेथड्स होते हैं। तो ये और मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लगा सकते हैं डेप्रीशिएशन। सबसे पहला अब स्ट्रेट लाइन मेथड की बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड की बात की जाए, ये अभी यहाँ से आ रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड की हम बात कर लें तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, ये जो पहला मेथड है जिसको हमने SLM भी कहा है। तो SLM मेथड में क्या होता है, ये इस एजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है कि हम उस पर्टिकुलर एसेट को इक्वली यूज़ करेंगे हर साल। जितनी भी उसकी यूज़फुल लाइफ है हर साल हमने उसका बराबर यूज़ किया, हर साल वो बराबर डिमिनिश हो रही है। ये इसकी एक अजम्पशंस होती है स्ट्रेट लाइन मेथड की। इस मेथड को ही हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। क्योंकि अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रहता है हर साल।
जब तक उसकी यूज़फुल लाइफ है। मतलब कि अगर 1 साल का डेप्रिसिएशन 10,000 आया तो आगे जितने भी उसके साल होंगे, मान लिया हम कहें कि उसके 5 साल हैं, तो हम पाएंगे कि 5 साल डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो सेम रहेगा। इसी को स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। इसी को हम फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज फिक्स हो जाती है। जैसे हमने कहा कि 10% है और वो भी किस पर, ओरिजिनल कॉस्ट पर। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। परसेंटेज तो ज़्यादातर तो आपको हर जगह फिक्स ही मिलेगी, पर ओरिजिनल कॉस्ट पर हो ऐसा नहीं होगा जब हम दूसरा मेथड देखेंगे उसमें। तो इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं और ये हर साल सेम रहती है। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन को कैसे निकालेंगे, जैसे हमने वहाँ देखा था कि कॉस्ट ऑफ एसेट में से एस्टिमेटेड नेट रेजिडियल वैल्यू को माइनस किया जाता है और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारा अमाउंट आ जाता है। अगर उसको रेट में कन्वर्ट करना है तो वो अमाउंट यहाँ रखो, एक्विजिशन कॉस्ट नीचे रखो, इनटू 100 कर दो तो वो रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हम देख चुके हैं उसी तरीके से होता है, कुछ अलग नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड के क्या फ़ायदे हैं, क्यों इस मेथड को यूज़ करना चाहिए, तो सबसे पहले ये बिल्कुल सिंपल है। इसको समझना और उसको लगाना, लागू करना बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि अमाउंट सेम हो गया तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एसेट कैन बी डेप्रिशिएटेड अप टू द नेट स्क्रैप वैल्यू, मतलब कि हम उसको चाहें तो वहाँ तक डेप्रिशिएट कर सकते हैं जो हमने उसकी स्क्रैप वैल्यू, जिसको हम रेजिडियल वैल्यू कहते हैं, वो सोच रही है, या अगर वो 0 है तो 0 वैल्यू तक भी डेप्रिशिएट, मतलब कि पूरा का पूरा मशीन हमारी बुक से ख़त्म हो सकती है। तो ये एक ऐसा मेथड है जो ये पॉसिबल करता है कि हम उस पर्टिकुलर एसेट को फुल्ली डेप्रिशिएट कर दें जितनी उसकी यूजफुल लाइफ है उसके अंतर्गत, मतलब यहाँ 0 होने के चांसेस बने हैं। एवरी ईयर सेम अमाउंट चार्ज किया जाता है डेप्रिशिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो कंपैरिजन करना प्रॉफिट की डिफरेंट ईयर में आसान हो जाता है। तो ये इस मेथड की एक एडवांटेज है। ये मेथड सूटेबल कहाँ पर है, कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है, तो ये वहाँ यूज़ किया जा सकता है जो जिसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो एस्टिमेटेड की हो हमने एक्यूरेटली, और जहाँ पर यूज़ ऑफ एसेट जो है वो कंसिस्टेंट है, हर साल उतना ही यूज़ होता है। जैसे लीज होल्ड बिल्डिंग है तो वहाँ ऐसे मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी बात है, हमने देख ली स्ट्रेट लाइन मेथड की, एसएलएम की, तो अब हम कुछ लिमिटेशन देखें, कमियां देख लें। तो 2 ही हैं, ज़्यादा कमियां नहीं है क्योंकि सिंपल है और इजी टू अप्लाई है। तो कुछ है कमियां, उनको देख लेते हैं। पहला तो ये है कि मेथड जो है ये फॉल्टी अजम्पशन पर बेस्ड है कि किसी भी एसेट की जो यूटिलिटी है वो हर साल बराबर डिमिनिश करेगी, ऐसा कभी नहीं होता। एक एसेट जब स्टार्टिंग होती है तो वो ज़्यादा यूज़ की जाती है, जैसे जैसे उसका वियर एंड टियर समय बीतता चला जाता है तो उसकी जो यूज़फुलनेस है वो धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है। पर ये मेथड कहता है कि वो हर साल बराबर डाउन होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे जैसे समय बीतता है उस पर्टिकुलर एसेट की एफिशिएंसी धीरे धीरे डिक्रीज़ करती चली जाती है और उस पर जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। पहले साल में रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे कम होते हैं, अगले साल अगर हम जाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएंगे, उससे अगले साल और ज़्यादा हो जाएंगे। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, पर ये मेथड हमें कहता है कि वो बराबर रहता है। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो अमाउंट हम चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर के लिए, अगर उन दोनों को देखें तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो फिक्स हो गया और ये क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो तुम पाओगे कि यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये डेप्रिसिएशन और रिपेयर का अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, बट अगर अब इससे दूसरा मेथड हम उसमें देखेंगे तो वहाँ तुम पाओगे कि डेप्रिसिएशन धीरे धीरे डिक्रीज करेगा एंड ये बढ़ते चले जाएंगे, तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। वो यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर नहीं फॉलो की जाती। रीज़न यही है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो ये 2 लिमिटेशन है इसकी। अब इसी दूसरे मेथड पे आते हैं जिसको हम WDV कहते हैं, WD&V मेथड। तो इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है वो बुक वैल्यू पर किया जाता है। ये बुक वैल्यू भी कौन सी होती है, ओपनिंग बैलेंस जो होता है उस पर्टिकुलर एसेट का, तो उस ओपनिंग बैलेंस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जबकि जब हम स्ट्रेट लाइन देख रहे थे तो वहाँ सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज हो रहा था। अगर इस मेथड की बात करें तो यहाँ पर जो हम चार्ज कर रहे थे वो ओरिजिनल कॉस्ट पर कर रहे थे, मतलब कि जिस डेट को हमने परचेज किया उस कॉस्ट पर, इसीलिए वो फिक्स था। यहाँ फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ बुक वैल्यू हर साल चेंज होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे जैसे कि देखो, पहली
डेट अगर पहली मशीन को देखें शुरू में तो वो 1 लाख की मशीन है, ठीक है। हमने कहा कि 10% हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो पहले साल हमने क्या किया, 10% लगाया तो 10,000 चार्ज कर लिया, 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दिए। अगले साल उसकी जो वैल्यू बुक वैल्यू रह जाएगी वो 90 रह जाएगी। तो अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो इस बुक वैल्यू पर लगेगा इस मेथड में। स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें तो वो इसी पर लगता रहता है बार बार, इसीलिए अमाउंट क्या आता है, बार बार सेम आता है। यहाँ सेम नहीं आएगा क्योंकि इस बार 90,000 पर 10% लगाएंगे तो वो 9,000 आएगा। तो ऐसे ये डिक्रीज करता है डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस करती है, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस उसमें से होता चला जाएगा। तो इसीलिए इस मेथड को हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो रिड्यूसिंग बैलेंस होता है उस पर लगाया जाता है। ये मेथड जो है ये एप्लीकेशन जो अप्लाई करता है वो ये करता है कि प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन या परसेंटेज होती है, जैसे हमने यहाँ पे 10% ले रखी है, प्री डिटरमाइंड है, ठीक है। बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट जिसको हम उस मेथड से फाउंड आउट कर सकते हैं। और अकाउंटिंग पीरियड जब भी शुरू होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ, ओपनिंग बैलेंस पर लगाया जाता है। डेप्रिसिएशन जो चार्ज कैलकुलेट किया जाएगा वो बुक वैल्यू जो ओपनिंग बुक वैल्यू होगी उस पर लगाया जाएगा, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पर। ये इस मेथड के अंदर होता है। ये वो आपको तरीका दिखा रखा है कि डेप्रिसिएशन की बात अगर हम करें तो अगर 10% की रेट है और 2 लाख का अमाउंट है तो पहले साल आप पाओगे 20,000 का डेप्रिसिएशन है, अगले साल वो 18 हो गया क्योंकि 180 पर लगा, उससे अगले साल क्योंकि इस बैलेंस पर लगेगा तो वो 16,200 हो गया। अगले साल की बात करें तो वो 1,45,800 पर लगेगा, तो वहाँ अगर आप देखोगे तो वो आएगा 14,580। तो ऐसे आप देखोगे 20 से 18 हुआ, फिर 16,200, फिर 14,580, ये रिड्यूस करता है। इसीलिए इस मेथड को हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कॉस्ट भी रिड्यूस होती है और डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस होता है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन रिड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर, वो हम देख चुके हैं। रीजन क्या है कि रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट होती हैं उसकी, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। एंड डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी कहते हैं, वैल्यू डिमिनिश करती है धीरे धीरे। तो ये 2 नाम भी इसके याद रखने हैं आपको, रिड्यूसिंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड के। एक रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड है, एक डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है। अब इसमें जो डेप्रिसिएशन को निकाला जाता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो हम कह रहे हैं कि 10%, ये कहाँ से आती है, तो ये इस फॉर्मूले को यूज़ कर आती है 1 - n इंटू रूट में s/c, जहाँ r जो है वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, n जो है उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, s स्क्रैप वैल्यू है उस पर्टिकुलर एसेट की, और c जो है वो कॉस्ट ऑफ एसेट है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर हम डेप्रिसिएशन की रेट को डिसाइड करते हैं, जबकि जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे थे तो वहाँ पर हमने अलग फॉर्मूला देखा था। अब एडवांटेज की बात करी जाए रिटन डाउन वैल्यू मेथड की, तो पहला मेथड ये है कि ये ज़्यादा रियलिस्टिक एजम्पशन है, क्योंकि ये मानती है कि एसेट जैसे जैसे यूज़ की जाएगी वो डिमिनिश होगी उसकी वैल्यू जैसे जैसे समय बीतेगा, और उसी के बेस पर डेप्रिसिएशन भी धीरे धीरे कम होना चाहिए, पहले साल में ज़्यादा होना चाहिए। ये रिजल्ट अगर इसकी बात करें तो ये इक्वल बर्डन आता है डेप्रिसिएशन और रिपेयर एक्सपेंस का। अगर हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो डेप्रिसिएशन धीरे धीरे रिड्यूस करता है, एंड जो रिपेयर एक्सपेंसेस होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये अगर इसको देखें तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस पर इसका इक्वल बर्डन आता है, जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसा नहीं हो रहा था। आगे देखें तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड की एडवांटेज की बात की जाए तो अगली एडवांटेज ये है कि एज ए लार्ज पोर्शन ऑफ कॉस्ट इज रिटर्न ऑफ इन अर्लियर ईयर, शुरू में ज़्यादा क्योंकि डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो अगर वो मशीन या वो एसेट ऑब्सोलीट हो जाए, ऑब्सोलेंस हो जाए, मतलब कि वो आउटडेटेड हो जाए, तो ऑब्सोलेंस की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्योंकि शुरू के सालों में ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा चुका है, जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में बराबर चार्ज होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये मेथड सूट करता है ऐसे बिजनेसेस में जहाँ पर जो रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सपेंस हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे किसी भी बिजनेस में या ऐसी किसी भी एसेट के लिए हमें रिटन डाउन वैल्यू मेथड को यूज़ करना चाहिए। इनकम टैक्स भी इसी को मानता है। तो हम जहाँ पर ऐसा हो कि जहाँ पर जो ऑब्सोलेंस रेट है, मतलब कि
उस मशीन के या उस एसेट के आउटडेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी हमें रिटन डाउन वैल्यू मेथड को यूज़ करना चाहिए। अब अगर इसकी लिमिटेशन की बात की जाए तो डेप्रिसिएशन जो है एक फिक्स परसेंटेज से लगता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड में भी। तो जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट एसेट की है वो पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं होगी। तो तुम पाओगे कि वहाँ स्ट्रेट-लाइन मेथड में वो जीरो हो सकती थी, यहाँ उसके जीरो होने के चांसेस नहीं है क्योंकि वो इस तरीके से रिड्यूस हो रहा है। तो तुम पाओगे कि जब उसकी यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो जब भी उसकी कुछ कॉस्ट बचेगी यहाँ पर, तो यहाँ बुक वैल्यू निकलती है जब एस्टिमेटेड लाइफ ख़त्म हो जाती है, जबकि जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे थे तो हम मान रहे थे कि जीरो हो सकता है। डिफ़िकल्ट है ये असर्टेन करना कि सुटेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगी। हम फॉर्मूला ज़रूर यूज़ करते हैं पर वो कोई गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल फिट बैठे। तो ये एक दूसरी लिमिटेशन है रिटन डाउन वैल्यू मेथड की। अब इन दोनों मेथड में अगर कंपैरिजन करें जो पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, तो देखिए सबसे पहले चार्ज डेप्रिसिएशन कैसा होता है, तो यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट पर होता है या बुक वैल्यू पर होता है, ये हम देख चुके हैं। बुक वैल्यू कैसे निकलती है, ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके। एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर फिक्स्ड रहता है हर साल, यहाँ वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। टोटल चार्ज जो है दोनों चीज़ों का, मतलब कि डेप्रिसिएशन का भी और रिपेयर का भी, यहाँ पर वो अनइक्वल है क्योंकि रिपेयर बढ़ते चले जाते हैं, डेप्रिसिएशन फिक्स है, तो इस वजह से वो हर साल बढ़ता चला जाएगा। यहाँ वो बराबर पड़ता है। रीज़न क्या है कि डेप्रिसिएशन तो रिड्यूस होता है पर रिपेयर एक्सपेंस बढ़ते हैं, तो ये लगभग बराबर अब आ जाता है। यहाँ पर ये अनइक्वल होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन का तो फिक्स अमाउंट है, ये तो फिक्स्ड है डेप्रिसिएशन, एंड जो रिपेयर हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, तो यहाँ आपको इंक्रीज़ मिलेगा। इनकम में रिकॉग्निशन किसको मिलती है, तो ये रिकॉग्नाइज नहीं है एज पर इनकम टैक्स रूल्स, ये रिकॉग्नाइज्ड है। सूटेबिलिटी की बात करें तो ये हमने पढ़ा था, जहाँ पर रिपेयर चार्जेस कम हैं, जहाँ पर स्क्रैप वैल्यू कम है, जहाँ पर ऑब्सोलेंस की रेट जो है कम है, वहाँ पर ये सूट करता है, एंड इसके वाइस वर्सा ये सूट करता है। तो ये कंपैरिजन था, ये डिफरेंस थे जो आपको याद होने चाहिए और आपको समझ में भी आने चाहिए। इस वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन का एक पार्ट किया जहाँ पर हमने देखा कि डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के दोनों मेथड, जो मेन मेथड हैं हमारे बुक में, उनको हमने यहाँ पे स्टडी किया। अब आगे देखेंगे कि किस तरीके से किया जाता है, जर्नल एंट्रीज क्या हैं। तो थ्योरी में कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक आप इस वीडियो में जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच पाएँ। थैंक यू।